हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फंक्शंस, उससे पहले सेट थ्योरी और रिलेशंस। आज हम थोड़ा फंक्शंस का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे जो अब तक हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस करेंगे और जो भी फंक्शन में कुछ रह गया है वो आज हम क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? ऐसा कोई रिलेशन, सपोज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, then this relation R will be called function if each element of A is uniquely related to an element of B। मतलब कि सेट A के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी सेट B में, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी सेट B में, तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? मूविंग ऑन। सपोज f इज ए फंक्शन, रिलेशन में हम ऐसे लिखते थे, राइट? रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। सपोज ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्लियरली ए किस में होगा? सेट ए में होगा, और क्लियरली सेट बी में स्मॉल बी होगा। देन हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये रिलेशन आर में होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या बोला जाता है इस केस में बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर आर, राइट? और ए को क्या बोलते हैं? ए को बोला जाता है प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। क्लियर? मूविंग ऑन। सपोज कि f फंक्शन बन गया है सेट x से सेट y में, और x सेट का कोई एक जनरल एलिमेंट x सेट y के किसी एक जनरल एलिमेंट y से रिलेटेड है, देन वी राइट इट एज y इक्वल टू fx। ओके, इस केस में y क्या हो जाएगा? x का इमेज हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा? y का प्री इमेज हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि x y पे मैप करता है, राइट? सो फंक्शन इज ए मैपिंग। नोटेशन हो गया, इमेज प्री इमेज की बात हो गई। मूविंग ऑन। रिप्रेजेंटेशन में क्या था? एरो डायग्राम बता दिया आपको, लास्ट टाइम भी बता दिया था। ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो इस तरह से फंक्शन को लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, जैसे रिलेशन को लिखते थे वैसे ही फंक्शन को भी लिखते हैं। ये दो तरीके रिलेशन में भी ऐसे के ऐसे यूज होते हैं। ओके, उसके बाद आता है फॉर्मूला बेस्ड, ये भी देखा था हमने। ग्राफिकली ये भी देखा था हमने। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है 10x का। ओके, ये 10x का ग्राफ है, बिकॉज 0 पे 0 है, π/2 पे इन्फाइनाइट है, π/2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी है, -π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट है। ओके, मूविंग ऑन। उसके बाद हमने देखा था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब चूंकि f is a function from set x to y such that y equal to fx। डोमेन क्या होगा? ये जो कंप्लीट सेट x होगा ये डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा? ये जो कंप्लीट सेट होगा y वो होगा कोडोमेन। और रेंज क्या होगा? रेंज ये जो y है ना, इसकी सारी वैल्यूज, y क्या है? x का इमेज है, तो x की सभी जो इमेजेस है ना x की फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ओके, इस सेट की जो भी एलिमेंट्स है ना उन सब की जो इमेजेस हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो होगा रेंज। डोमेन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट सेट x। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो, ये जरूरी नहीं था। बट फंक्शन में ये जरूरी है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट क्या बन जाता है? डोमेन। ओके, इसलिए ये बन जाता है डोमेन, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है फंक्शन पे कि जो फर्स्ट सेट है उसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। और ये तो हमेशा से कोडोमेन था, राइट? सेट y हमेशा से कोडोमेन था। और रेंज क्या थी? रेंज एक नई चीज थी। रेंज y के वो सारे एलिमेंट थे जो x के एलिमेंट से रिलेटेड थे। सेट y के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट x के एलिमेंट से रिलेटेड है, या फिर सेट x की जो सारी वैल्यूज है उनकी जो इमेजेस है ना वो मिलके बना रही है रेंज। मूविंग ऑन। नेक्स्ट है
डोमेन कोडोमेन रेंज के बाद है नंबर ऑफ फंक्शंस। अच्छा, हमने रिलेशन में देखा था नंबर ऑफ रिलेशंस क्या था, अगर रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, number of elements in B is equal to Q, then number of relations from A to B will be equal to number of relations from A to B is equal to 2 to the power PQ. Why? Every relation from A to B is a subset of A cross B. अब A में एलिमेंट्स P है, B में Q है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट्स हो जाएंगे PQ, राइट? अब A क्रॉस B में एलिमेंट्स PQ है तो A क्रॉस B के सबसेट कितने बनेंगे, या फिर A क्रॉस B के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सो दैट विल बी A क्रॉस B के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वही तो A क्रॉस B के सबसेट होंगे, दैट विल बी 2 to the power PQ. Okay, so number of relations from set A to set B will be 2 to the power PQ. ये था रिलेशन के केस में। अब आते हैं फंक्शन के केस में। देखिए क्या फंक्शंस इतने ही होंगे? नहीं, फंक्शंस इतने नहीं होंगे, क्योंकि सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं बनेंगे। फंक्शन वही बनेंगे जो हमने जो फंक्शन की कंडीशन बताई थी उसको फॉलो करेंगे, वही फंक्शंस बनेंगे। तो ये लास्ट टाइम हमने नहीं बताया था, तो ये हम देख लेते हैं। सपोज सेट एक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? n एलिमेंट्स ले लिए मैंने। ओके, सो कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n ले लिया मैंने, और दूसरा सेट मैंने y लिया, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? m ले ली। पहले वाले को मैं m ले लेता हूँ, दूसरे वाले को n ले लेता हूँ। सपोज दिस इज m एंड दिस इज इक्वल टू n, राइट? अब क्या होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? x1 x2 अप टू xm। क्यों? क्योंकि इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो उनको मैंने एक बार के लिए ये नाम दे दिया। ऐसे ही y में एलिमेंट्स क्या होंगे? y1 y2 अप टू yn। अब देखिए कंडीशंस के हिसाब से, अच्छा आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है कि सपोज आपके पास एक लॉक है, जिसमें वो नंबर वाला जो लॉक होता है ना, जिसमें नंबर लगा के आपको खोलना है। सपोज उसमें एक ही डिजिट है, ठीक है, एक ही डिजिट है, और आप सही लगाओगे तो खुल जाएगा, है ना? तो उसको खोलने के कितने तरीके होते हैं? देखो, आप क्या लगा सकते हो, 0 से लेके 9 तक टोटल कितने नंबर हो गए? 10 हो गए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10 पॉसिबिलिटीज, राइट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? या तो 0 लगाओगे या 1 से 9 तक लगाओगे, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 0 to 9, 10 पॉसिबिलिटी। अगर 2 डिजिट का है, अगर वो जो लॉक है वो 2 डिजिट का है, उसमें 2 नंबर लगेंगे और आपको खोलना है, आपको नहीं पता उसका पासवर्ड क्या है, आप नंबर लगाते जा रहे हैं, तो कितनी बार आप, है ना, कितनी बार आपको ट्राई मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना? मैक्सिमम कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा कि वो खुल जाए। अब 2 डिजिट का है, देखो 2 डिजिट का है ना, तो क्या होगा? नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 00 से लेके 99 तक, तो नंबर कितने हो गए? 100, है ना? 1 से 99 तक कितने हो गए? 99। 00 भी तो आ सकता है ना, दोनों में 0 भी आ सकता है। सो टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू 100 पॉसिबिलिटीज। अगर 3 डिजिट का है, राइट, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखो 000 से 999, तो क्या हो जाएगा? 1000 पॉसिबिलिटी। ये कैसे बन रही है पॉसिबिलिटीज? देखो इसमें 0 से 9 कितने नंबर थे? 10 नंबर थे, तो 10 के कारण 10 पॉसिबिलिटी। 2 डिजिट में आओगे तब 100 पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है? देखो पहले डिजिट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 0 से 9, 10 पॉसिबिलिटी हुई। दूसरे डिजिट के लिए 0 से 9, 10 पॉसिबिलिटी है, तो ये बन रहा है 10 × 10 इज इक्वल टू 100 बन रहा है। अगर इसको आप 10 तरीके से चेंज कर सकते हो, इसको 10 तरीके से चेंज कर सकते हो, तो इस पूरे
2 डिजिट के नंबर को आप 100 तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके, ऐसे ही 3 डिजिट में इसको आप 10 डिफरेंट वेज से सेट कर सकते हो। 0 से 9 तक कुछ भी सेट कर सकते हो, इसको भी 0 से 9 तक, इसको भी 0 से 9 तक, है ना। तो सबके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 10 पॉसिबिलिटी है। तो ये मल्टीप्लाई होता है ना। इसको 10 तरीके से सेट कर सकते हो, इसको 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से, तभी ये होता है 1000। सिंपल सा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो ऐसा होता है इसमें भी कि देखो फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा और हर एक एलिमेंट की इमेज कोई एक होगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। x1 की हो, चाहे x2 की हो, चाहे xm की हो, या x3 की, x10 की, किसी की भी एग्जैक्टली एक इमेज होगी। ओके, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। ठीक है, अब देखते हैं x1 की इमेज क्या हो सकती है। x1 की इमेज y1 हो सकती है, y2, y3, y4 से लेके yn। तो x1 के पास कितनी चॉइसेस है? x1 के पास कितनी चॉइसेस है? y1 से लेके yn तक, टोटल n नंबर्स है। तो x1 इन n नंबर्स में से या n एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर सकता है, राइट। तो x1 y1 से लेके yn तक जो n एलिमेंट है उनमें से x1 कोई भी चूज कर सकता है। तो x1 के पास चूज करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? n, राइट। नाउ x2 के पास भी वही ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि किसी की इमेज y1 बन गई तो उसकी इमेज, ऐसा नहीं है कि y1 किसी की इमेज बन गई तो वो x2 की इमेज नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। सपोज ऐसा हुआ कि x1 की इमेज y2 बन गई, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि x2 की इमेज y2 नहीं बन सकती, ऐसा नहीं हो सकता। फंक्शन में हमने देखा है कि दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही बन जाए, ऐसा देखा है हमने फंक्शन में, ठीक है। तो फंक्शन हो सकता तब भी। तो इसका मतलब है कि x2 जो है ना उसके पास अभी भी चॉइस n है, n चॉइसेस है, राइट। n एलिमेंट्स में से कोई भी चूज कर सकता है। तो इधर से कितने भी एलिमेंट लो के उसकी एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब यहाँ से कोई आप एक एलिमेंट लोगे उसकी एक से ज़्यादा इमेज होगी, तब ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, सो x1 के पास आपके पास n चॉइसेस है, x2 को रिलेट करने के लिए आपके पास n चॉइसेस है, सिमिलरली x3 के लिए भी n चॉइसेस है, तो सबके लिए n चॉइसेस है, सबके लिए n चॉइसेस है। और लास्ट एलिमेंट कौन सा? xm। तो आप m टाइम्स लिख रहे हो, है ना, m टाइम्स, सबके लिए n चॉइसेस है। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? n टू द पावर m। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो गए? n टू द पावर m। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। ओके, ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट x टू सेट y, रिलेशंस नहीं फंक्शंस। ओके, ऐसे ही हम नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात करते हैं, नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फंक्शंस के लिए ये हो गया। क्लियरली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई लॉग के केस में, बस वही यहाँ पे लगानी है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? y की कार्डिनलिटी टू द पावर x की कार्डिनलिटी, राइट, बता दिया ये आपको। मूविंग ऑन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। एडिशन कैसे होता है? fx प्लस gx को ऐसे लिखा जाता है। अगर f प्लस g है ना, तो इसको ऑफ x होता है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है fx प्लस gx। माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही f इंटू जी ऑफ x होगा तो ये हो जाएगा fx इंटू जी एक्स। ऐसे ही f बाय जी ऑफ x होगा तो ये हो जाएगा fx बाय जी एक्स। और इसमें क्या होता है कि जी एक्स वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये थोड़ा सा अलग है और ये आपको देखना भी चाहिए। सपोज आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम
a to b, right? And there is another function g from b to c. तब एक फंक्शन होगा, मैं ऐसे करता हूँ, इनको ए बी सी की जगह मैं ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। ओके, क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये x है, y में फंक्शन है f एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू z सच दैट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, सच दैट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z इक्वल टू जी वाई, राइट? तो मैं इसको y की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, z इक्वल टू जी, y की जगह मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, g ऑफ एफ एक्स। ये होता है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, आपने इनपुट कहाँ से दिया है, x का इनपुट दिया है ना? तो सेट x से आउटपुट कहाँ मिल रहा है, z में मिल रहा है, तो सेट x से z में जाएगा। आपके पास पहला जो फंक्शन जा रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, पहला फंक्शन सेट x से सेट y में जा रहा था, एंड दिस इज योर फंक्शन f। ओके, और ये दूसरा आपका जो फंक्शन है ये y से z में जा रहा है, एंड दिस इज योर फंक्शन g। तब जो g ऑफ f है ना, ये x से z में जाएगा। तो यहाँ से जो जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे मत लेना कि पहले f है बाद में g है तो f ऑफ g हो जाएगा ना, ये होगा g ऑफ f, राइट? देखो g ऑफ f में इनपुट क्या दे रहे हो आप, x की वैल्यू दे रहे हो, आउटपुट क्या मिल रहा है, z की वैल्यू मिल रहा है, राइट? तो x से z में जा रहा है, x से z में जाएगा, वो होगा g ऑफ f। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक? ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका हम आगे यूज करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी तक इतना समझ लीजिए कि एक ये फंक्शन हमें पढ़ा था, एक हमने ये पढ़ा था। अगर बीच का सेट कॉमन है, एक यहाँ से आ रहा है दूसरा यहाँ से आगे जा रहा है, तो इधर से जो फंक्शन बनेगा ना वो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, g ऑफ f बनता है। ओके, मूविंग ऑन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन सिंपल सी चीज़ है, दो फंक्शन इक्वल है या आइडेंटिकल है, कब बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा आइडेंटिकल है तो। ओके, कब बोलेंगे कि फंक्शन की डोमेन रेंज सब सेम हो और सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो उसको बोलेंगे इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/x, ये x/x स्क्वायर के बराबर है, और इक्वल है या आइडेंटिकल फंक्शन है। ओके, तो आइडेंटिकल के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हो। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ये होते हैं कि जिसमें जिस फंक्शन के हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का सम एक ही रहे। जैसे मैंने ये लिया x³ प्लस x² प्लस 3xy² माइनस 10y³, तो ये एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस फंक्शन का। क्यों? यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है x, उसकी पावर क्या है 3, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और y, x की पावर 2 है, y की 1 है, सो 2 + 1 = 3। इसमें देखिए x की 1 है, y की 2 है, 3, या y की पावर 3। तो सभी टर्म्स में वेरिएबल की वैल्यू 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। मूविंग ऑन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये अब तक जो हमने फंक्शन देखे, अगर आप किसी भी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जिसको आप y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कई सारे फंक्शंस ऐसे आएंगे जिसमें आप y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, मतलब कि y वेरिएबल की टर्म्स एक साइड और x वेरिएबल की टर्म्स एक साइड, ऐसा नहीं कर पाओगे, कई बार ऐसा होगा, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये जो था ये क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में 1 फंक्शन, 1 कौन सा फंक्शन होता है कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिले, मतलब कि x अगर डिफरेंट है तो उसकी इमेजेस हमेशा डिफरेंट होगी। ओके, सो इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन y1 विल नॉट बी इक्वल टू y2,
और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ y1 इक्वल टू y2 देन x1 इज इक्वल टू x2। कैसे चेक कर सकते हो? एक तो हमने ग्राफिकल मेथड देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को अगर एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 1 1 नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन बोलते हैं। सो अदरवाइज मैनी वन। और इधर से अगर फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन है तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। आप क्या करो, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू लो, अगर उनके लिए आपके पास ऐसा आ जाता है कि y1 और y2 उन दोनों की जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट है तो उस फंक्शन को आप बोलोगे 1 1। और दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि अगर y1 इक्वल टू y2 ले लिया आपने, उससे आपको ये रिजल्ट मिल रहा है x1 इक्वल टू x2। एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए, ये यूनिक, ऐसा नहीं कि इसके साथ कोई और रिजल्ट भी मिल जाए, है ना। अगर ये इससे ये इम्प्लाई हो रहा है, सिर्फ एक ये रिजल्ट मिल रहा है, तो उस फंक्शन को बोलोगे 1 1। मूविंग ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें फंक्शन का जो पूरा कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज बन जाए। कोडोमेन जो होता है वो अगर रेंज के बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को क्या बोलोगे? ऑन टू फंक्शन बोलोगे। अच्छा, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है ना, तो आपने जो इधर फंक्शन की, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो आपने इधर x पे आपने जो लगाया ना डेफिनेशन, सॉरी कंडीशन जो लगाई ना फंक्शन बनने के लिए, वही कंडीशन इधर से भी फॉलो हो जाएगी अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है। और उस केस में क्या होता है? 1 1 और ऑन टू के केस में मैंने आपको बताया था कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि 1 1 ऑन टू के केस में दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल होती है, तभी होता है 1 1 टू ऑन टू, है ना। तब इधर से भी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो एक फंक्शन इधर से भी एग्जिस्ट करेगा, इधर से भी एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स, वो होगा y से x में। ओके, मूविंग ऑन। इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन वो होता है कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हो ना, तो भी वापस आपको fx मिल जाए, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ऐसा कैसे? एग्जाम्पल लिया आपने fx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे ना, तो भी वापस आपको यही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो f ऑफ माइनस एक्स की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? वापस x की पावर 4 मिल जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर में भी अगर माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू fx। सो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है? ओड फंक्शन में अगर आपने माइनस एफ में x की जगह माइनस एक्स पुट किया, सो दिस विल गिव माइनस ऑफ fx। ओके, इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। इसका एग्जांपल लोगे तो क्या लोगे? आपने एग्जांपल इसका ले लिया x क्यूब माइनस 3x। अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती, इसमें कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती। कांस्टेंट टर्म होगी तो फिर वो नेगेटिव कैसे हो पाएगी? फिर नहीं होगी, है ना। सो अगर आप इसमें f ऑफ माइनस एक्स करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स। ये देखो क्या हो गया? ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का एक्स क्यूब माइनस 3x। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो किसके बराबर है? fx के बराबर है, और बाहर क्या है? माइनस, सो माइनस fx बन गया। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं ओड फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं इवन फंक्शन। मूविंग ऑन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y such that f is 1 1 and onto और बाइजेक्टिव। 1 1 एंड onto, और इसको क्या बोलोगे आप? बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है then there exists f इनवर्स y to x। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा y से x में। इनवर्स कैसे निकालेंगे ये अभी हम आगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते एक फंक्शन के। नेक्स्ट है कि अगर f a से b में फंक्शन जा रहा है और g b से a में आ रहा है और सच दैट b इज ए इनवर्स। सिंपल सी चीज़ है कि x से y में क्या जा रहा है? f,
तो एफ इनवर्स किससे कहाँ से कहाँ जाएगा, वाई से एक्स में जाएगा। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स होता है ना, आपको मैंने कंपोजिट फंक्शन पर बताया अभी। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स होता है ना, ये होता है आई के बराबर। आई क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको मैंने शायद नहीं बताया। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब आपने जो भी इमेज डाली वही, सॉरी जो भी x की वैल्यू डाली वही इमेज आ जाएगी, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब y इक्वल टू एक्स है ना, वो है आपका आइडेंटिकल फंक्शन। ओके, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, सो एफ ऑफ एफ इनवर्स आई के बराबर होता है, या एफ इनवर्स ऑफ एफ लोगे तो भी ये आई के बराबर होता है। और ये ऑफ बीच में क्या लगा रहा हूँ मैं, ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, क्या था, कंपोजिट फंक्शन। एफ का एफ इनवर्स के साथ कंपोजिशन ले लोगे, या एफ इनवर्स का एफ के साथ कंपोजिशन ले लोगे, हमेशा आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, मतलब एक्स मिलेगा। हो गया ये, दे देखो कि अगर एफ जी ए से बी में फंक्शन जा रहा है, जी जे फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, और एफ और जी दोनों का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जो जी ऑफ एफ था ना, उसका इन्वर्स क्या होगा, पहले एफ का इन्वर्स ऑफ फिर जी का इन्वर्स। क्यों होगा, सिंपल सी चीज़ है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसका इन्वर्स ये होगा, तो इसका मतलब मैं अगर इसको इसके साथ ले लूँगा तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ का इन्वर्स क्या होता है, एफ का इन्वर्स क्या होता है, एफ इन्वर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि एफ ऑफ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। ओके, तो अगर इसका इनवर्स ये है तो ये और ये इनके बीच में मैं ऑफ लेता हूँ या कंपोजिशन लेता हूँ, तो आइडेंटिटी फंक्शन देना चाहिए ना। तो पहला क्या है, पहला है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ का मैं इसका इनवर्स अगर ये है तो ये मेरे को क्या देगा, आइडेंटिटी फंक्शन देगा। तो देखो मैंने जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, बीच में क्या आया, एफ ऑफ एफ इनवर्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो या बीच में आई की मतलब आई की ज़रूरत है नहीं, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बीच वाले आई को हटा के तो ये बन जाएगा जी ऑफ जी इनवर्स। जी ऑफ जी इनवर्स भी आई होता है, तो वापस देखो क्या मिल गया, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स इसका इनवर्स ये है। तो अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ, उसका इन्वर्स निकालना है तो पहले बाद वाले का इन्वर्स निकलेगा, उसका कंपोजिशन होगा पहले वाले के इन्वर्स के साथ। सो कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स विल बी इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, सी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ओके, एंड जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो आप कैसे निकालोगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये कैसे निकालोगे, फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स। कैसे निकालेंगे, देखो जी ऑफ एफ एक्स में क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि जी, पहले तो ओ हटा दो आप, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब ये हुआ कि जी के अंदर जहाँ एक्स आ रहा था ना वहाँ पे एफ एक्स आएगा, जी के अंदर जहाँ x आ रहा था वहाँ एफ एक्स आएगा। तो g क्या है, g है कोस एक्स, और g के अंदर जहाँ x आ रहा था वहाँ एफ एक्स आ जाएगा, तो g ऑफ कोस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, तो कोस ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ओके, इस तरह से कंपोजिट फंक्शन निकाला जाता है। एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ, ठीक है, ऑफ जी एक्स है तो इसके अंदर जी एक्स ले लिया आपने। तो एफ में जहाँ भी x था वहाँ पे gx डाल दो, f में जहाँ x था वहाँ gx डाल दिया। ओके, सो 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा gx का क्यूब प्लस 3 x की जगह gx प्लस 2। अब gx की वैल्यू डाल दो, gx की वैल्यू क्या है, कोस x। सो 2 कोस क्यूब x प्लस 3 कोस x प्लस 2। तो यहाँ से क्लियर है कि f ऑफ g और g ऑफ f बराबर नहीं होते हैं। देखो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या है, ये आई, एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है, ये आई। सो क्लियरली जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। किसी किसी केस में हो सकता है पर इन जनरल नहीं होता है। सो जनरली ऐसा नहीं होता है ना। ओके, क्लियर, मूविंग ऑन।
अच्छा, अब जो है ना कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, अब वो कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फंक्शंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है ना वो पढ़ेंगे, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। वो सारे फंक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे। अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेट एन, एन क्या है, कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट दिस व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x। अब दोबारा लिखने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है, पता नहीं क्यों लिखते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से गिवन है कि एन है, उस पर रिलेशन है, तो एन पे रिलेशन है तो एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो अब देखो आर में क्या क्या आएगा, देखो आर में क्या आएगा, मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं लिखूँ एरो डायग्राम में या फिर लिखूँ मैं ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट के फॉर्म में। मैं दोनों तरीके से पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ। y भी n होगा और x भी n होगा, मैं 5 6 तक ले लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। सेट y में क्या है, सेट y में हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दोनों, ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ y। अब रिलेशन आ रहा है, अब देखो y x से कब रिलेटेड है, व्हेन y इज इक्वल टू 2x। अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, तो 1 किससे रिलेटेड होगा, 2 से। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4। पहले आप x की वैल्यू डालोगे, राइट, पहले x की डालोगे, फिर देखोगे उस x के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है। सो x की वैल्यू क्या डालोगे, फर्स्ट सेट से डालोगे। सेट कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला ना कि गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उससे है। या फिर यहाँ दोबारा भी गिवन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या क्या होती है, ये होती है। और ये भी गिवन है कि x भी वहाँ से है और y भी वहाँ से है, तो y भी हमने ये बनाया और x भी ये बनाया, दोनों क्या बनाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाए। अब हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की 2 है तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की 3 है तो y की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से बन रहा है, आया समझ में। ये है एरो डायग्राम। अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूं, 1 अगर x है तो y 2 है, और 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 6 है, 4 के साथ 8 है। इस तरह से रिलेशन बन रहा है। अब क्लियरली समझ में आ गया ना कि इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है। डोमेन तो पहला सेट पूरा हो गया है ना, x की तो सारी वैल्यू आ रही है। सो डोमेन इज फर्स्ट सेट क्या है, x, और विच इज इन गिवन क्वेश्चन इज n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ये पूरा सेट होता ही है। सो कोडोमेन क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट सेट n। ओके, उसके बाद क्या है, रेंज। अब रेंज में जो एलिमेंट्स y के जो एलिमेंट्स x के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे ना, वो मिलके रेंज बनाता है। तो रेंज में क्या आ रहा है, 2 4 6 8, सिर्फ यही है रेंज में, 2 4 6 8, फिर 10 आएगा, मतलब सारे इवन नेचुरल नंबर्स ये मिलके क्या बना रहे हैं, रेंज बना रहे हैं। आया समझ में यहाँ तक, है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसमें भी वही पूछा है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन गिवन है 1 2 3, 3 रिलेशन गिवन है, आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। देखो पहला क्या है रिलेशन, ऐसे भी बता सकते हो। देखो 2 का इमेज क्या है, 1 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, मतलब 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, 4 का एक ही इमेज है, दैट्स वाई दिस इज ए फंक्शन। अब यहाँ पे गिवन नहीं था कि ये कहाँ से कहाँ पे है, ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है। देखो जिस तरह से गिवन है ना, अभी ये मैं उस तरह से बना रहा हूँ, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें 1 और 2 आ रहा है, तो 2 1 से है, 3 1 से है, 4 2 से है। इस तरह से तो ये फंक्शन है, क्योंकि जो फर्स्ट सेट है ना उसका हर एक एलिमेंट
एक सिंगल इमेज रखता है, यूनिक इमेज रखता है, दैट्स वाई दिस इज ए फंक्शन। अब यहाँ पे ये गिवन नहीं था कि ये रिलेशन अगर रिलेशन कौन से सेट से कौन से सेट में, ये गिवन नहीं था। अगर ऐसा होता कि ये रिलेशन ए से बी में है, ऐसा गिवन होता कि ये रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेशन ए से बी में है सच दैट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 या 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, तब ये फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो पहला सेट है वो क्या है 1 2 3 4, और इधर देखो 1 का कोई इमेज नहीं है, 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन 2 3 4 रिलेटेड है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है, बट हमेशा आपको ध्यान देना है डोमेन रेंज वगैरह ये निकालते टाइम, और फंक्शन है कि नहीं है ये निकालते टाइम, और 1 1 ऑन टू निकालते टाइम हमेशा देखना है कि अगर उसका गिवन है डोमेन और को डोमेन, तो उसका ध्यान रखना हमेशा कि वो क्या है। ठीक है, तो इस केस में गिवन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हो गया। अगर गिवन होता ना तो हम पहले वो देखते कि वो सेट क्या है, कोडोमेन और डोमेन। गोट इट? तो हमको पहले देखना होता है कि सेट ऑफ डोमेन एंड सेट ऑफ कोडोमेन क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो वन फंक्शन है कि नहीं है। तो इस केस में ये फंक्शन है। सेकंड पे आइए, 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज 2 के पास 2 इमेज है, 2 का इमेज 3 भी है, 2 का इमेज 2 भी है, 2 का इमेज 4 भी है, तो 2 के 2 इमेज है 3 एंड 4, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा। यहाँ देखिए 1 का इमेज 2 है, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, ये फंक्शन होगा क्योंकि हर एक की यूनिक इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन। मूविंग ऑन, ए फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एट इट्स रेंज कॉल्ड द फंक्शन रियल। देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन है ए से बी में, कैसे लिखते हो आप? y इक्वल टू एफ एक्स, पर उसके लिए यहाँ पे वाई एक्स लिखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो उसको इस तरह से लिखना ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें वेरिएबल क्या है फंक्शन का, एक्स है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन का। ओके, वो क्या है, एक चीज़ नहीं लिखी, अगर x यहाँ पे रियल है ना, x क्या है, x की सारी वैल्यू रियल है, मतलब कि x या तो सेट ऑफ रियल नंबर है या फिर उस सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। कुल मिला के x सारी रियल वैल्यू रखता है, x में सारी रियल वैल्यू है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं, इस f(x) को क्या बोलते हैं, रियल वेरिएबल फंक्शन। ओके, अगर सेट y जो है ना, या सेट ऑफ रेंज, अगर रेंज सारी क्या है, रियल है ना, सेट ऑफ रेंज रियल है, तो f(x) को क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। पहले में क्या था, रियल वेरिएबल फंक्शन, जो x है ना, वेरिएबल आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो रियल है, तो इसको बोलते हैं रियल वेरिएबल फंक्शन। अगर इस सेट की रेंज यानी कि y जो है ना, स्मॉल y की सारी वैल्यू अगर रियल आ जाए, तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू रियल आ गई। अगर दोनों ही रियल है तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन, दोनों रियल है तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। ओके, मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ से थोड़े थोड़े ठीक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, और उसके बाद डोमेन रेंज बताना है। पहले वाला देखो, फंक्शन है कि नहीं है, सी 2 का इमेज क्या है, 1 है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का, 17 का। कहीं पे भी अगर, अब यहाँ पे क्लियरली है ना कि हर एक की इमेज क्लियरली गिवन है ना, कि हर एक की इमेज एक ही है, तो ये फंक्शन होगा। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, अब वहाँ पे एरो डायग्राम बना दो, वहाँ और क्लियर से समझ में आ जाएगा। 2 का इमेज एक ही है, आपको क्या देखना है कि जब इस फॉर्म में लिखा हो ना, तो जो पहला एलिमेंट्स है ना, ये जो पहले एलिमेंट्स पड़े हैं ना, ये एक एक बार ही आने चाहिए। ये जो पहला एलिमेंट है,
2 एक बार आया, 5 एक बार आया, 8 एक बार, 11 एक बार, 14 एक बार, 17 एक बार। जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना, ये एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, तभी इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके पास एक एक इमेज है। तो 2 की एक ही इमेज 1 है, 5 की एक ही इमेज है 1, 8 की एक ही इमेज है 1, 11 की 1 है, 14 की 1, 17 की। ये बात अलग है कि सबकी इमेज कॉमन है, बट सबके पास एक एक इमेज है यूनिक। किसी के पास एक से दो इमेज, एक से दो ज़्यादा इमेज नहीं है। सो दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन हो गया अगर, तो फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इस फंक्शन का डोमेन हो गया 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ओके, कोडोमेन देखो नहीं पूछा, क्योंकि कोडोमेन पूछने की चीज़ नहीं होती। कोडोमेन जो गिवन होता है वहाँ से डिसाइड होता है, तो कोडोमेन हमेशा गिवन होगा। पूछा आपसे जब भी जाएगा, रेंज और डोमेन पूछी जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी? अब देखो, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो इमेजेस है उनका जो कलेक्शन होगा वो रेंज बनेगा। इसकी इमेज क्या है? 1, इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 1, इसकी इमेज। तो इमेज में 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, सो रेंज सेट में एक ही एलिमेंट आएगा 1। ओके, अब सेकंड पे आओ। सेकंड में देखो, 2 का इमेज 1, 4 का 2, 6 का 3, हर एक एलिमेंट एक बार आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। ये भी फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज देख लो आप। सारी जो इमेज पहला एलिमेंट्स है वो किस में आता है? डोमेन में आता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो किस में आता है? रेंज में आता है। ऐसे जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना, तो पहला एलिमेंट हमेशा डोमेन का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो हमेशा रेंज होता है। तो इनको मिला के डोमेन बना दो, इसको मिला के रेंज बना दो। ओके, सो इसमें सेकंड एलिमेंट देखो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में है? रेंज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, गॉट इट। थर्ड पे आइए। थर्ड में देखो, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 2 हो गई, 3 एंड 5। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज हो गई तो फंक्शन क्यों होगा? फंक्शन नहीं होगा फिर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मोड एक्स। मैं नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या इसको? नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। सेकंड में है, सेकंड में फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मोड एक्स। मैं इससे पहले एक और कर देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आप ये समझोगे तो थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अगर मोड एक्स है ना, मोड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? मोड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज मोड एक्स। ये पूरा मोड एक्स का ग्राफ है। मोड एक्स है मतलब कि वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। -2 का मोड लोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। -3.5 का मोड लोगे क्या हो जाएगा? 3.5। 1.2 का मोड लोगे क्या आ जाएगा? 1.2। तो जो भी नंबर है उसका आगे जो साइन है उसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव कर दो, तो वो हो जाएगा मोड। ठीक है, तो इसका मतलब मोड जो होता है ना, मोड जो होता है वो कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जो मोड एक्स होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मोड एक्स जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो मोड एक्स है ना, इसका मैं रेंज ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, कभी भी। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी गलती से भी क्लोज ब्रैकेट मत देना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, आप इनफाइनाइट पे जाते जा रहे हो।
क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है ना कि उस नंबर को आप शामिल कर रहे हो साथ में। जीरो पे क्लोज ब्रैकेट है मतलब कि जीरो इस इंटरवल के अंदर है, आपको पता है कहाँ जीरो है, जीरो पे जाके आप रुक गए। इनफाइनाइट पे ऐसा कभी भी नहीं होता, इनफाइनाइट का मतलब होता है चलते चले जाना, तो आप वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। ओके, सो ये रेंज होता है मोड एक्स का। मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो ये जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। अच्छा, मोड एक्स, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा कुछ भी रियल वैल्यू रखोगे तो इसको कंप्लीट आर लिखो तो भी वही चीज़ है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लो तब भी वही चीज़ है। ओके, आया समझ में। अब एक और देख लो क्वेश्चन, वो था एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट के अंदर है ना कभी भी नंबर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो इसका जो डोमेन क्या होता है, एक्स जो वैल्यू ले सकता है वो मिलके डोमेन बनाता है। यहाँ पे एक्स क्या वैल्यू लिख सकता है मोड एक्स के अंदर, मोड एक्स के अंदर तो एक्स की वैल्यू कोई भी लिख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी इसका जीरो से इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, देखो अंडर रूट ऑफ जीरो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। अंडर रूट ऑफ वन कितना होता है, वन होता है। अंडर रूट ऑफ टू कितना होता है, 1.41 ऐसा कुछ होता है ना। और रूट थ्री ले लो, रूट फोर ले लो, रूट फोर कितना होता है, टू होता है। इस तरह से चलता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो पे आएगी, जीरो पे कितनी होगी, जीरो। उसके बाद किसी भी संख्या का नंबर अंडर रूट लोगे जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, इसको ऐसे मत कर लेना आप कभी, है ना, इसको कभी ऐसे मत कर लेना कि रूट फोर तो प्लस माइनस टू होता है ना, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा था, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी मत करना, गलती से भी मत करना। रूट की फोर की वैल्यू प्लस टू होती है, रूट फोर की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं होती है। क्यों होती है, रूट फोर क्या होता है, रूट फोर इज 4 टू द पावर 1/2। तो नंबर क्या है, 4 पॉजिटिव, पावर क्या है 1/2 पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर नेगेटिव कैसे होगी, नहीं हो सकता। 4 की पावर 1/2, तो 4 की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है पता है आपको, ऐसे बनता है 4 की पावर x का, तो 1/2 यहाँ कहीं आएगी। ओके, तो जब y की सारी वैल्यू y क्या है, ये जो ग्राफ है ना ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर है, तो y की सारी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, तो रूट फोर की वैल्यू -2 कहाँ से आई, नहीं होती है, ये कभी भी नहीं होती है। तो अब मैंने एक कहीं पे पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने यहाँ पे कहीं पे ऐसा बोल दिया था कि सर इसकी वैल्यू तो +-2 आती है, तो मेरे को वो याद आ गया। ये क्या होता है बेसिकली, कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ होता है इसमें, मैं वो बता देता हूँ। कि अगर आपके पास ऐसा है ना, कि अगर ऐसा है आपके पास कि x² इज इक्वल टू 4 है, x² इज इक्वल टू 4 है, देन इट हैपन्स दैट x इक्वल टू +-2। लेकिन क्यों आता है, इसलिए आता है कि आप दोनों साइड अंडर रूट लोगे। जब दोनों साइड अंडर रूट लोगे ना, तो एक साइड आपको इधर +- भी लगाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू मोड x, तब भी वहाँ पे आ जाएगा आपके पास +-2 है। तो x की वैल्यू +-2 ऐसे आती है। दोनों साइड आप अंडर रूट लेते हो ना, तब आप एक साइड दोनों साइड कंसिडर करते हो। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगी, अगर अंडर रूट x है तो x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो या जीरो से बड़ी होगी। तो यहाँ x की जो वैल्यू हो सकती है वो हो जाएगा डोमेन। अब डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है, अब x की वैल्यू आप जीरो से इन्फिनिटी इसमें रखोगे, तो जो रेंज मिलेगी f(x) की वैल्यू मिलेगी वो भी जीरो से इन्फिनिटी मिलेगी। ओके, अब कमिंग बैक टू दिस, विच क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ तो ये लिख लिया, अब पीछे आओ, यहाँ पे लिखो 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, f(x) इज इक्वल टू -mod x। अब क्या x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x क्या है, पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन तो बिल्कुल सिंपल है इस केस में। तो इसमें आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखो मोड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं मोड को।
तो डोमेन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, या इसको मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, सारे रियल नंबर। अब आई रेंज की बात। तो रेंज की देखो, मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स होता है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा मोड एक्स। माइनस लगा दिया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो मोड एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस लगाओगे ना तो ये हो जाएगा माइनस मोड एक्स, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। एक चीज़ आप इनइक्वालिटी में पढ़ते हो, ये इक्वलिटी नहीं है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ऐसा होता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन एक्स, तब दोनों साइड अगर माइनस लगाओगे तो माइनस है विल बी लेस देन, अगर इक्वलिटी है तब भी ये फॉलो करेगा, माइनस ए विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने दोनों साइड माइनस लगाया तो माइनस एक्स जो है ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मतलब कि जो माइनस एक्स माइनस जो मोड एक्स है वही तो एफ एक्स है, दैट मीन्स एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, और जो फंक्शन की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि 0 या 0 से छोटा, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी लेके 0 तक। इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट। आया समझ में। दूसरा क्या था इसमें, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और बेटर है क्वेश्चन ये। सेकंड पे आइए, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो। पहले हम डोमेन निकाल रहे हैं, x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो। x की वैल्यू 0 हो सकती है, हाफ हो सकती है, 1/4 हो सकती है ना। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 9 माइनस 0, रूट ऑफ 9, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है। आपने x की वैल्यू 1 रखोगे ना, रखते जाओ, कितना कहाँ तक रख सकते हो। देखो आपने x की वैल्यू 1 रखी तो रूट ऑफ 9 माइनस 1 विच इज़ रूट 8, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 2 रखोगे तो रूट ऑफ 9 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू यहाँ तक कि 3 भी रख सकते हो। अगर आपने x की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 0 है तब तक भी दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से बड़ा लोगे ना तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। इक्वलिटी तो आ सकती है 3 पे, बिकॉज व्हेन यू टेक x इक्वल टू 3 देन दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 0। क्या यही वैल्यू है x की, इसके अलावा कुछ x की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप x को -1 लो तब भी ये देखो, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सो 9 माइनस 1 इज 8। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 9 माइनस 4 इज 5, पॉसिबल है। x की वैल्यू -3 भी ले सकते हो, -3 का स्क्वायर इज 9, सो 9 माइनस 9 अंडर रूट में 0, लेकिन -3 से s इधर नहीं ले सकते हो, तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू है ना वो -3 से 3 के बीच में है। -3 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए x। तब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ना वो, अंडर रूट के जो अंदर की जो चीज़ है ना वो नेगेटिव नहीं होगी या एफ एक्स डिफाइन होगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक वेवी कर्व मेथड बताऊंगा आपको क्या पता करने के लिए कि अंडर रूट के जो अंदर की चीज़ है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0। इसके लिए आप x की वैल्यू कैसे निकालते हो, आप क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखोगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -3। इफ़ यू टेक x ग्रेटर देन 3 देन दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, तो 3 से बड़े के लिए दोनों पॉजिटिव। x इक्वल टू 3 पे ओड है, पावर 1 पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू -3 ये दे रहा है, इस पर ओड पावर है तो यहाँ फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन हो जाएगा x -3 से +3 के लिए। आपको मुझे पता है कि समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार ये वापस से समझा दूंगा अभी इसके बाद। ओके, इस टॉपिक के बाद मैं समझा दूंगा आपको, इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा तब समझा दूंगा या तो। ओके, सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -3 से +3, इस फंक्शन का डोमेन। फिर आपको क्या निकालने का बोला था, रेंज निकालने का बोला था। अब देखो रेंज क्या जाएगी, अब आपने डोमेन निकाल दिए ना, और डोमेन आपके पास एक फाइनाइट इंटरवल आ गया। अब आप इसका
इससे x की वैल्यू इसमें उठा के रख दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आएगी। जब x -3 है तब √0 है, x +3 है तब √0 है, तो 0 से छोटा तो होगा नहीं अंडर रूट में, तो मिनिमम हो जाएगा 0। फिर x की वैल्यू -1 है या +1 है, वो देख लो। मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी, √0 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका रेंज है। ओके, मूविंग ऑन। ये कर लिया, ये यहाँ पे आना है, अभी भी काफ़ी पेज पड़े हैं। ओके, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कितने क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया? 55। ओके, moving on. A function is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7. बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको फंक्शन दे रखा है fx equal to 2x minus 5, आपको निकालना है कि f0 क्या है, तो x की जगह 0 रख दो। 2 into 0 minus 5, दैट इज -5। बिल्कुल सिंपल है। f ऑफ 7 निकालना है, तो x की जगह 7 रख दो। 2 into 7 14 minus 5, दैट इज इक्वल टू 9। और f ऑफ -3, राइट, तो x की जगह -3 रखो। -3 इंटू -3 इंटू 2 -6 -5, दैट इज इक्वल टू -11। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने पढ़ा होगा ना कि टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वगैरह उसमें कन्वर्ट करने के लिए द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by this। सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आपको बताना है कि जब सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, सेल्सियस में 28 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, सेल्सियस में -10 है तो फ़ारेनहाइट में कितना रहेगा। जैसे मैंने इस फंक्शन में वैल्यू रखी है x की, ऐसे ही आप इस फंक्शन में वैल्यू c की रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की आपको रेंज बतानी है, बता दोगे या मैं बताऊँ? मैं कर लेता हूँ, इनिशियली कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x। x क्या है? x दे रखा है, x है सारे रियल नंबर बट, अच्छा ग्रेटर देन 0 भी दे रखा है ना, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप वैल्यू रखते जाओ ना, आपको पता चल जाएगा। देखो x क्या है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। x क्या है? ग्रेटर देन 0, तो 3x कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। 3x के आगे क्या माइनस लाना है, तो माइनस लगा दो, तो -3x क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ये हम इनइक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब इनइक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल जो यहाँ यूज हो रहा है उतना बता देता हूँ। x ग्रेटर देन 0 क्या है? गिवन है। तो अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। x से 3 को मल्टीप्लाई किया 3x, x से 0 से 3 को मल्टीप्लाई किया 0, साइन वही रहेगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने माइनस बनाया, मतलब कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -3x। ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहो तो फिर इसको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप में हो गया। गिवन है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 गिवन है, ये डोमेन से आया है। आप दोनों को दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब -3 क्या है? नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन 0 था, बाद में लेस देन 0 हो जाएगा। इधर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब क्या करो, दोनों साइड 2 ऐड कर दो, तो दोनों साइड 2 ऐड किया तो आप इधर बचेगा 2 - 3x, इधर 2 ऐड करोगे तो 2 ही बचेगा। अच्छा, किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड कुछ भी ऐड करो, दोनों साइड कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2 माइनस जो 3x था ना वो लेस देन 2 हो गया, और यही तो fx है। fx क्या है? 2 - 3x तो fx है, तो fx क्या है? लेस देन 2 है, तो जो fx की वैल्यू वही तो रेंज है।
या y की जो वैल्यू वही तो रेंज है, तो मतलब ये बोल रहा है कि fx 2 से छोटा होगा, तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। इक्वलिटी नहीं है तो 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, मतलब कि 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लो सेकंड वाले में x² + 2 है, कर लोगे ना ये सब। x ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे x रियल नंबर है, ग्रेटर लेस देन कुछ नहीं गिवन है, तो देखो x² होता है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, बाकी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट 0। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और x² में 2 ऐड कर दिया ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू x है, तो डोमेन क्या है, x इज ए रियल नंबर, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी तो रियल नंबर हो जाएगी क्योंकि fx इक्वल टू x है। मूविंग ऑन, ये कर लोगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, fx इक्वल टू x², फाइंड दिस। इसका एक सिंपल सा तरीका करने का, और वही तरीका है करने का, और कोई लग रहा, और भी तो है। एक तो ये है कि आप कैलकुलेशन करके कर लो, क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू x², आपको निकालना f(1.1) माइनस f(1) डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, ये करना है। f(1) क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर, माइनस f(1) क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a² माइनस b² से आप इसको लिखोगे 1.1 माइनस 1, 1.1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। अब ये दोनों जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों कट सकते हैं, जो जीरो नहीं है तो कट सकते हैं, दोनों इक्वल है, जीरो नहीं है कट सकते हैं, तो 1.1 प्लस 1 2.1। ओके, थर्ड पे आइए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन बताना है। डोमेन मतलब क्या होता है, जो वैल्यू x ले सकता है वो सारी वैल्यूज मिलके बनाएंगी डोमेन। जो वैल्यू fx ले सकता है या जो वैल्यू y ले सकता है वो सारी मिलके बनाएंगी रेंज। तो अब यहाँ से आगे जब आपको डोमेन कोडोमेन कुछ नहीं गिवन है, तो आपको यहाँ से आगे फिर ये ध्यान में रखना है कि जो x वैल्यू जो ले सकता है, x की वैल्यू जो जो हो सकती है वो बनाएंगी डोमेन, और fx की वैल्यू जो जो हो सकती है वो बनाएंगी रेंज। डोमेन पूछा है, तो डोमेन में मतलब कि इसमें जो x की वैल्यू हो सकती है इस फंक्शन में वो सारी बनाएंगी डोमेन। डोमेन की बात की है तो डोमेन की बात करेंगे अपन। अब देखो इसमें x क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये सोचना था थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप सिंपल सा ये सोचो कि इसमें x क्या नहीं हो सकता है। ऊपर वाले में आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो डिनोमिनेटर में ना, इसमें अगर आपने x की वैल्यू ऐसी रख दी कि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वो काम नहीं देगा हमें, है ना। तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका डिनोमिनेटर है ना वो 0 कहाँ पे हो रहा है, डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है, देखो कहाँ हो रहा है, x माइनस 6 2 पे हो रहा है, x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। तो x अगर 2 या 6 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अदरवाइज हमें कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स जो डोमेन है ना, डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं, उसमें से 2 और 6 निकाल लो, उसमें से 2 और 6 निकाल लो। 2 और 6 सीधे नहीं निकाल सकते, ये एक सेट है तो इसमें से एक सेट निकलेगा, सेट में से 2 एलिमेंट है 2 और 6 निकालने, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा लिखने का क्या तरीका है, दूसरा लिखने का तरीका ये है कि पहले माइनस इन्फिनिटी से शुरू किया, पहले 2 आएगा कि 6 आएगा, पहले 2 आएगा तो 2 तक आपने लिया, 2 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है ओपन ब्रैकेट है, तो 2 को आपने नहीं लिया, यूनियन 2 छोड़ दिया, फिर 2 से 6 पे लिए आए, 6 नहीं लिया, फिर यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ना तो वापस से पूछ लेना, एक बार मैं और समझा देता हूँ, फिर भी नहीं आया तो आप पूछ लेना। देखो मैं फिर आपको नंबर लाइन पे
बता दूंगा। क्या है कि सारे जो रियल नंबर है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उन सारे रियल नंबर में सिर्फ ये दो हटा दो, 2 एंड 6। तो आपने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से रवाना हुए, चलते आए चलते आए चलते आए, 2 पे आए, रुक गए। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 पे आए, रुक गए आप। ओके, मैं यहीं बना ही देता हूँ ना, समझ में आ जाए आपको। 2 पे आए, आप रुक गए। ओके, तो आपने 2 से पहले का सारा ले लिया, तो ये सारा ले लिया। ओके, फिर सेट, ये एक सेट बना ना, इंटरवल क्या है, सेट है एक। फिर आपने 2 को छोड़ दिया, 2 से वापस रवाना हुए, ओपन ब्रैकेट लेते हुए 6 तक आए, 6 को फिर छोड़ दिया क्योंकि 6 को छोड़ना था। तो ये सेट है, ये सेट है, और 6 को छोड़ दिया, फिर 6 से ओपन ब्रैकेट लेते हुए फिर रवाना हुए, फिर कहाँ गए, इन्फिनिटी तक गए। 3 सेट है, तीनों सेट को लिख दिया। सेट के बीच में तीनों को साथ में लेना है, तो कैसे करोगे, यूनियन लेके करोगे। आया समझ में। मूविंग ऑन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कुछ। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो इसमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। पहले डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा। डोमेन में वो सारी वैल्यू होनी चाहिए कि एक्स की वो सारी वैल्यू चलेगी कि जो अंडर रूट के अंदर है वो नेगेटिव नहीं हो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो, मीन्स कि अंडर रूट के जो अंदर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया ना क्लियरली। तो यहाँ से डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया 1 से इन्फिनिटी। आया समझ में, 1 से इन्फिनिटी। अब आई रेंज की बात। अब रेंज देखो, आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 विच इज 0, और 0 से तो ये छोटा होगा ही नहीं। अंडर रूट की कोई भी चीज़ 0 से छोटी होगी नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं होती अंडर रूट की चीज़। अगर ये है ना, तो ये पूरा का पूरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अंडर रूट के अंदर कुछ है ना, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे समझ में आ जाएगी बाकी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, डोमेन रेंज वगैरह। ओके, तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स अंडर रूट के अंदर जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, मतलब कि डोमेन क्या आया, 1 से इन्फिनिटी, या फिर x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज निकाल रहे हैं, रेंज निकालोगे तो सबसे छोटी x की वैल्यू क्या है, 1, 1 रखो तो क्या आ रहा है, 0। फिर x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इन्फाइनाइट तक जाओगे तो अंडर रूट ऑफ इन्फाइनाइट हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ इन्फाइनाइट भी इन्फाइनाइट ही होता है ना, तो ये बढ़ता ही जाएगा हमेशा, तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। इन्फाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। ओके, गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है, फंक्शन क्या गिवन है। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं लग रहा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब मोड के अंदर मैंने आपको कभी भी हमेशा बताया कि कभी भी आपको x की कुछ भी वैल्यू रखनी है, आपको मोड दिक्कत नहीं करेगा। तो मोड में x की वैल्यू सारी आएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये आप क्या बन गया, क्या, डोमेन। मोड में x की कोई भी वैल्यू रखोगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये डोमेन हो गया इसका सारे रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो हमेशा मोड की होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मोड के अंदर जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या फिर एफ एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो रेंज क्या हो जाएगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ा अंदर क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अंदर क्या पड़ा है। मोड जो है या मॉड्यूलस जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है हमेशा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक से हैं, बता देता हूँ। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, आधा एक घंटा पहले, कि जब आप फंक्शन 1, 1 ऑन 2 देखोगे ना, तब डोमेन और कोडोमेन रेंज वगैरह ये देखना, डोमेन देखना स्पेशली। कोडोमेन उससे निकल ही जाएगी, क्या रेंज उससे निकल ही जाएगी, और कोडोमेन नहीं भी गिवन है तो कुछ नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली आपको देखनी है, जो डोमेन गिवन है वो। शो दैट द फंक्शन f from set of natural numbers to set of natural numbers given by fx equal to 2x is 1, 1 but not on 2। यहाँ पे वही फंक्शन है लेकिन 1, 1 और ऑन 2 है। fx इक्वल टू 2x, यहाँ पे दूसरा फंक्शन है। यहाँ fx इक्वल टू 2x क्या है, 1, 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। यहाँ fx इक्वल टू 2x क्या है, 1, 1 भी है ऑन 2 भी है। किसका फ़र्क है, डोमेन का फ़र्क है। डोमेन से भी डिसाइड हो रहा है कि 1, 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा। देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ये फंक्शन था मेरे हिसाब से आपने पहले लिया था, हाँ लिया था, n से n में जा रहा है ना, तो n क्या होता है 1 2 3 अप टू ऐसे चलता जाएगा, और दूसरा भी n से n जा रहा है तो इसमें भी यही आएगा 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ओके। तो x जब 1 है तो y कितना हो जाएगा 2, x जब 2 है तो y 4, x 3 है तो y 6, इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो 1 1 तो है ना, क्योंकि हर एक की इमेज अलग अलग आ रही है, तो 1 1 तो है, 1 की इमेज 2, 2 की 4, 3 की 6, सबकी अलग इमेज आ रही है, तो ये 1 1 है। ऑन टू क्यों नहीं है, देखो 1 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, इसलिए ऑन टू नहीं है। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया था कि जब फंक्शन फॉर्मूला बेस्ड हो तो आप कैसे निकालोगे 1 1 फंक्शन। देखो मैंने क्या बोला था कि आप ले लो y1 इक्वल टू y2, इसको मैं बोलता हूँ मेथड 2। आप ले लो y1 इक्वल टू y2, अगर आपको मिल जाए x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन मैनी 1 है। तो y1 इक्वल टू y1 लिया, y2 लिया, तो y1 क्या है वही जो आपका fx1 है, y2 क्या है वही जो आपका fx2 है। तो आप fx1 क्या हो जाएगा 2x1, fx2 क्या हो जाएगा 2x2। अब यहाँ पे आप क्लियरली x1 से x2 काट सकते, सॉरी 2 से 2 काट सकते, तो क्या बन जाए x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब है फंक्शन 1 1 है। ये हमने वहाँ से भी बताया था। दूसरी चीज़ है कि कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन क्या है सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज क्या है, रेंज में तो सिर्फ यही आ रहा है 2 4 6 8, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, इसमें भी फंक्शन 1 होगा, 1 1 तो आप इससे ही भी चेक कर सकते हो ना वापस उसी से कि y1 इक्वल टू y2, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ओके। तो 1 1 तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। क्यों ऑन टू हो रहा है देखो, ये मुझे अभी समझाना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। सी x क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, ओके x सेट ऑफ रियल नंबर है, तो 2x क्या होगा 2x भी सारे सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। अगर आप ये बोलोगे कि मैंने जब x1 लिया है तो ये 2 से करेगा, रिलेट करेगा, 1/2 लिया तो 1 से करेगा, 1/4 लिया तो ये 1/2 से करोगे, है ना। तो यहाँ जो मैं ले रहा हूँ ना वो सारे यहाँ तो नहीं मिल रहे हैं ना, आप ये सोच सकते हो, क्योंकि हर एक बार इसका डबल मिल रहा है, इसका डबल मिल रहा है, इसका डबल मिल रहा है, लेकिन इधर आप सारे रियल नंबर ले सकते हो, हर बार उसका हाफ करोगे तो उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया। तो इसका मतलब जो 2x है ना वो भी तो आपको पूरे रियल नंबर दे रहा है ना। अब रियल नंबर इनफाइनाइट है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बट आपको 2x भी तो आपको सारे पूरे रियल नंबर दे रहा है ना। यहाँ पे नहीं दे रहा था 2x, क्योंकि 2 4 6 8 ऐसे दे रहा था, लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि एक रियल नंबर बताओ कि जिसकी प्री इमेज नहीं हो सकती, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, मैं ये बोल रहा हूँ कोडोमेन रेंज के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है सारे रियल नंबर के। अगर कोई बोल रहा है कि सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि डबल डबल ही आ रहे हैं ना, जैसे 1 का इमेज 2 आएगा, 2 का 4 आएगा, या हाफ का 1 आ जाएगा, तो बीच के रह जाएंगे या वगैरह, लेकिन इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो 2x भी उसी तरह से सारे रियल नंबर की वैल्यू ले लेगा। क्यों लेगा, आपने कोई भी 2x में सारे रियल नंबर आते हैं, ये कैसे साबित करोगे, आपने एक कोई भी रियल नंबर ले लिया, a ले लिया, ओके, तो उसके लिए प्री इमेज मिल जाएगी ना a/2 x में। इफ y इज इक्वल टू a/2 तब x इक्वल टू a हो जाएगा। तो हर एक रियल की या सॉरी मैं इसको ऐसे करता हूँ, y इक्वल टू a, कोई एक मैंने ले ली, y इक्वल टू a ले लिया मैंने कोई भी एक रियल नंबर, तो उसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी x इक्वल टू a/2 हो जाएगी। तो मतलब हर एक रियल नंबर की प्री इमेज है, तो हर एक रियल नंबर की प्री इमेज है, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर रिलेटेड है, और हर एक रियल नंबर रिलेटेड है तो जो रेंज था वो क्या हो गया पूरा R हो गया, और वही कोडोमेन के बराबर हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। दूसरी चीज
एफ एक्स इक्वल टू 2x है ना, सेट ऑफ रियल नंबर पे इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल है समझने के लिए ये चीज़। नेक्स्ट पे आओ। एफ एक्स इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनाओगे आप? ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे ही तो कुछ बनेगा, सेंटर से जाएगा ऐसे करके, ऐसे ही तो कुछ बनेगा। तो आप देखो ना कि हर x, हर y के लिए कोई ना कोई x है ना। कितना भी आप आगे जाओगे ना, कितना भी आगे जाओगे ना, तो हर y के लिए कोई ना कोई x मिल रहा है। तो y में सारे रियल नंबर आ रहे हैं ना, आप देखो ना, आप इसका मतलब सारे रियल नंबर कवर कर रहा है, इसलिए वो उसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो गया। लास्ट स्लाइड है, एक और है। ओके, टाइम काफ़ी हो गया है। शो दैट द फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले किससे बताऊँ? मेथड 1 से, ग्राफ से। देखो फटाफट देखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे ग्राफ बनता है? ऐसे बनता है ग्राफ। एक y के लिए x की दो वैल्यू आ रही है, एक ये और एक ये आ रही है ना। तो दो डिफरेंट x के लिए एक सिंगल y आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। आया समझ में? एक चीज। दूसरी चीज, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स है ना, जो एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, राइट। बट कोडोमेन क्या है? आर है, तो ये कोडोमेन के बराबर तो नहीं है। कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये हो गया ना, ऑन टू नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। और ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम इमेज आ रही है, या फिर y की एक वैल्यू के लिए दो प्री इमेज आ रही है। या हमने ये बोला था ना कि कोई फंक्शन 1 1 कब होगा? जब x की वैल्यू डिफरेंट होगी तो y की वैल्यू डिफरेंट होगी। बट यहाँ x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y सेम आ रहा है। अगर यहाँ भी x लोगे दो डिफरेंट, तो y सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 नहीं होगा, मैनी वन हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज मैनी वन। अच्छा, इसको बताने का एक और तरीका है, वो भी कहो तो बता देता हूँ। मेथड 2। आपको मैंने क्या बोला? y1 इक्वल टू y2 लिया। y1 क्या है? f(x1) के बराबर है, y2 f(x2) के बराबर है। ओके, y क्या था? f(x) क्या था? x स्क्वायर। तो f ऑफ x1 इज x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 इज x2 स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। अगर y1 इक्वल टू y2 से आ जाता x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन होता 1 1। बट यहाँ y1 इक्वल टू y2 लिया, लेकिन x1 इक्वल टू x2 भी आया और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आया। x1 की दो वैल्यू आ गई है ना, x1 इक्वल टू x2 भी आया और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आया। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन। ये फंक्शन गिवन है कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सिंपल सा तरीका है, n से n में जा रहा है तो n ले लो, 1 2 3 4 5। ओके, n से n में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, चलते रहो। फंक्शन इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ओके, दो पीस में डिफाइंड है फंक्शन, ऐसे लगा रहता है जनरली। जब x ओड है तब fx को ये अप्लाई करना है आपको, x जब a1 है तब ये अप्लाई करना है। पहला x क्या है? 1 लो रहे हो, तो x क्या है? ओड, तो ये अप्लाई करोगे। तो ओड है तो x प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2। x 2 ले रहे हो तब x क्या है? a1 है, तो ये अप्लाई करो, 2 माइनस 1 क्या है? 1। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 3। तो देखो क्या बन रहा है? 1 1 भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है। सबकी इमेजेस अलग अलग आ रही है, इसलिए 1 1 है।
यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है इसलिए ऑन टू है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे और एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी के, किस पे, फंक्शंस पे। और फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बेसिक फंक्शंस कुछ बचे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम जो जेई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेई मेन का आपका जो फर्स्ट चैप्टर था सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।